हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में पिछले लेक्चर में बताया, और आज मैं आपको अपरिमेय संख्याओं पर एक प्रमेय है जो कि एक ही प्रमेय है, और थोड़ा सा प्रमेय ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके ये प्रमेय आपको बताऊंगा। आइए, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रमेय, फिर उसकी उत्पत्ति प्रूफ। तो आइए हम आज बताते हैं आपको ये प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं पर प्रमेय। अपरिमेय संख्याओं पर प्रमेय। जैसा कि ये प्रमेय है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैं लिखा हूँ ये प्रमेय। माना p एक अभाज्य संख्या तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी कि दो संख्याएं यहाँ पे मानी गई, p एक अभाज्य संख्या और a एक धनात्मक पूर्णांक। अब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? p a को भी विभाजित करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं और एक से विभाजित हो, जो स्वयं और एक से विभाजित हो, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। और यहाँ पे लिखा है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में तो 0, 1, 2, 3, फिर -1, -2 सभी आते हैं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक में 0 और माइनस वाला छोड़कर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ये आते हैं। तो ये दो शब्द इसमें क्लियर हो गए, अभाज्य संख्या और धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। यदि यदि अगर ऐसा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। यही हमको सिद्ध करना है। ये हमको दिया है प्रमेय में, ये हमको दिया है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, और ये हमको सिद्ध करना है कि पी ए को भी विभाजित करेगी। तो जैसा कि उत्पत्ति मैंने लिखा है, कैसे उत्पत्ति इसकी होगी। तो माना धनात्मक पूर्णांक a के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 p4 है, जहाँ p1 p2 p3 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कठिन शब्दों में है, इसको थोड़ा सा आइए समझते हैं। कि जैसे धनात्मक पूर्णांक a, अब धनात्मक पूर्णांक a का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मान लीजिए, चलिए हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 8। a इक्वल टू मान लीजिए मैं 8 ले लेता हूँ। अब a के अभाज्य गुणनखंड, अब एक 8 का गुणनखंड करिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड, यही ये जो p1 p2 माना गया, यही p1 है, ये p2 है, ये p3 है। ये क्या है? P1 है, P2 है, P3 है। यही है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब लेकिन आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। यानी कि जो ये दो दो दो, ये जो तीनों अभाज्य गुणनखंड हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम ही हो, और कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग। सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ। ये लिखा है कि लेकिन आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। जो ये अभाज्य संख्याएं हैं, 2 2 2 2, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे तो तीनों सेम है, किसी 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 संख्या का आप गुणनखंड करेंगे, जैसे आप 9, जैसे आप 12 का कर दिए, तो 12 का गुणनखंड करेंगे आप, तो 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ पे दो तो सेम है, लेकिन एक संख्या अभाज्य संख्या अलग है। तो ये इसके कहने का मतलब यही है कि आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ये भिन्न भिन्न ही हो, और कोई जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो। भिन्न भिन्न भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो हम लोगों ने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक a के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 डॉट 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 pn है। p1 p2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि धनात्मक पूर्णांक a के ही अभाज्य गुणनखंड p1 p2 हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 8 का ही अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिखा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो उसी हिसाब से ए बराबर क्या होगा? ये p1 p2 p3 जितने अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो बराबर ए आ जाएगा। तो ए बराबर माने ए बराबर इतना हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर p1 p2 p3 p4 गुणे फिर p1 p2 p3, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा।
अब इसका निकालेंगे तो P1 स्क्वायर P2 डाल Pn स्क्वायर, माने A स्क्वायर बराबर इतना हो गया। चूंकि प्रमेय में दिया है, प्रमेय में क्या दिया है कि P A स्क्वायर को विभाजित करती है, P A स्क्वायर को विभाजित करती है। अच्छा, P जब A स्क्वायर को विभाजित करती है तो अंक गणित में एक प्रमेय आती है। मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी जानते होंगे पहले से कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी कोई भी संख्या किसी भी संख्या को जब विभाजित करती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह उसका एक अभाज्य गुणनखंड है, उसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि P A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। अंक गणित की एक दूसरी प्रमेय अभाज्य गुणनखंड होगा, P A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। एवं अंक गणित की आधार पूर्व प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn है, इसलिए P1 P2 में से एक होना ही चाहिए। ये आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण, ये मैंने आपको, ये भी प्रमेय मैंने आपको बताया नहीं है। अद्वितीयता का मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने वहाँ पे ये 12, मैंने वहाँ पे आपको 12 लिया था, तो अभी ये हो गया, ये 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, ये गुणनखंड हो गया इसका। अद्वितीयता का मतलब है कि इसको आप 3 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन इनके जो गुणनखंड की जो संख्याएं हैं इसमें परिवर्तन नहीं होगी, केवल एक ही रहेंगी। इसीलिए कहा गया कि यहाँ आधार पूर्व प्रमेय की अद्वितीयता के गुण। अद्वितीयता का गुण का मतलब संख्याओं का क्रम चेंज हो सकता है। अभाज्य संख्याओं का जो अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य गुणनखंड है, इनका क्रम चेंज हो सकता है लेकिन संख्याएं वही रहेंगी, इसीलिए कहा गया है अद्वितीयता के गुण। तो A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 होगा, जैसा कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया। इसलिए P1 P2 Pn में से ही एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P, ये P, ये P जो है, ये P जो है P1 P2 P3 Pn में से ही एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 है, में से होना चाहिए। अब चूंकि A बराबर P1 P2 P3 है, इसलिए P A को विभाजित अवश्य करेगा। A बराबर P1 P2 P3 सिद्ध हो गया, तो यानी कि A के ही गुणनखंड ये P1 P2 हैं, P1 P3 P2 हैं। तो जब A के ही गुणनखंड P1 P2 P3 P4 हैं, तो A को P1 भी विभाजित करेगा, A को P2 भी विभाजित करेगा, A को P1 विभाजित करेगा, A को P2 विभाजित करेगा, P3 विभाजित करेगा, इसलिए P को A विभाजित करेगा। ये यहाँ पे सिद्ध हमको क्या करना था? P को A विभाजित करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक दो प्रमेय ऐसी हैं कि जो आपको मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बता ही दूंगा, आगे वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या है, इस प्रमेय से क्या समझते हैं, और ये सब अभाज्य गुणनखंड, ये सब अभाज्य संख्या, ये सब मैं अभी आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। बस आप इतना जान लीजिए कि अपरिमेय संख्याओं पर जो प्रमेय है ये एक ही प्रमेय है और उसको इस तरह से उसको सिद्ध किया जाता है। और इसी प्रमेय पे किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो आगे हम इसी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके हम उसको सिद्ध करेंगे कि जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको √3 अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है? इसी प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे। इस प्रमेय को समझने में एक दो जगह आपको समस्याएं आई होंगी, जैसे यहाँ पे एक समस्या तो ये अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही यार, ये 12 है ना, ये 12 को जब आप इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3, यही अभाज्य गुणनखंड, ये 2 2 3 यही सब अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि जो स्वयं और एक से विभाजित हो। तो 2 क्या है? स्वयं से विभाजित है, और 2 से 1 से विभाजित है। और ये 8 का भी मैंने उदाहरण लिया था। तो इस प्रकार ये आपकी अपरिमेय संख्याओं पर एक प्रमेय हुई। अगले लेक्चर में मैं आपको अपरिमेय संख्या संबंधित अगले टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू।